हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। मैं कुंदन सिंह, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2017 में जो सवाल पूछा गया था फिजिक्स विषय से, उन सारे प्रश्नों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे ताकि हमको मालूम चलेगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सवाल है 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। 30 दिन में कुल कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी? तो जो दिया हुआ है उसी को हमको लिखना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है जो क्या लिखे दिया हुआ है, दिया है एक बल्ब द्वारा कुल ऊर्जा दिया हुआ है 100 वाट। तो एक बल्ब 100 वाट ऊर्जा उत्पादित करता है, तो बल्ब कितना है? 5 बल्ब है, इसलिए 5 बल्ब द्वारा कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 5 गुने 100 बराबर 500 वाट हो जाएगा। इसी तरह एक दिन आगे दिया हुआ है, एक दिन में जला बल्ब, एक दिन में कितना बल्ब जलता है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दिन में बल्ब जलता है 8 घंटा, इसलिए 30 दिन में कितना बल्ब जलेगा? तो 30 गुने 8 बराबर 8 के 24 240 घंटा बल्ब जलेगा। फिर आप बोल रहे हैं यूनिटों की संख्या बताइए। तो यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला होता है वाट गुने घंटा बटा 1000। वाट गुने घंटा बटा 1000। तो वाट के जगह पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? वाट के जगह पे लिखेंगे 500 और गुने घंटा के जगह पे क्या लिखेंगे? 240 और बटा 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 24 बचे कितना हुआ? 120 हमारा सही उत्तर हो गया। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट ऑप्शन होगा, हम सी पिक करेंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 4 गुनी है, तो एक्स का अनुभार निकालना है। एक्स का अनुभार हमको निकालना है। ये फॉर्मूला आपको 11वीं में पढ़ना है। RH बटा आर एक्स बराबर रूट ओवर एम एक्स बटा एम एच। ये फार्मूला होता है जहाँ एम एच का मतलब होता है हाइड्रोजन का आकार, हाइड्रोजन का अनुभार। तो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? RH का मान दिया हुआ है 4RX, मानेंगे क्योंकि 4 गुना बोल रहा है इसलिए मानना पड़ेगा। तथा MH का मान होता है कितना? 2। तो इस फार्मूला पर हम सेट करेंगे, इस फार्मूला पर हम अब सेट करेंगे। तो सेट करते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो RH की जगह पे क्या लिखेंगे? 4RX बटा RX की जगह पे लिखेंगे, यही रहेगा, सेम ही रहेगा, और बराबर रूट ओवर MX की जगह पे लिखेंगे हम MX ही रहेगा, और यहाँ पे MH की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इधर बचा 4 और इधर बचा रूट ओवर MX बटा 2। इधर रूट है, इधर स्क्वायर आ जाएगा, और इधर ये भाग में, इधर रहेगा तो गुना में हो जाएगा। इधर MX अकेला बच गया, तो 16 सोचोगे 16 और 16 दूना 32। तो MX का मान कितना हुआ? 32 हुआ। कितना हुआ? 32 हुआ। जो कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। डी नंबर ऑप्शन को हम पिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पढ़ते हैं हम, ध्यान से सुनिए आप। सवाल है, पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो आवर्त का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं यदि कोई वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 kg है, तो वह चंद्रमा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 बटा 6 kg हो जाएगा चंद्रमा पर, मतलब 10 kg हो जाएगा।
यानी पृथ्वी और चंद्रमा। थोड़ा ध्यान से समझिए, पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 kg का है तो उसको जाकर हम चंद्रमा पर तौलेंगे तो कितना kg होगा? 1 kg। मतलब पृथ्वी का जो वजन हो, पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो वजन होता है वो चंद्रमा के वजन का कितना होता है? 6 गुना होता है। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो वजन होता है वो पृथ्वी के वजन के 6 भागा होता है। ठीक है, तो यदि हम 60 kg के हैं और हमको कोई ले जाकर चंद्रमा पर तौलेगा तो हम 60/6 बराबर 10 kg के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार Tm/Te बराबर √GE/GE अपन 6 हो जाएगा क्योंकि चांद का निकालना है, ये दोनों कैंसिल हो गया। इधर बचा Tm और बराबर √6 × Te। तो T का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 2 सेकंड दिया हुआ है। और Tm बराबर √6 और T के जगह क्या लिखेंगे? 2 सेकंड और √6 का वर्गमूल निकाल कर 2 से गुना करेंगे तो लगभग में 4.9 सेकंड जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन को हम पिक करेंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। आपको मालूम होगा कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुल पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 30 क्वेश्चन मैथ से होता है। तो मैथ का सेशन चल रहा है, आज से फिजिक्स का भी सेशन शुरू हो गया है। अब फिजिक्स को हम आधा ख़त्म कर देंगे, फिर केमिस्ट्री का शुरू करेंगे। ऐसे ही आप हमको सपोर्ट देते रहिए, हम आपको 0 से हीरो बना देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी दृष्टि में दोष कौन सा दोष होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिए। जो शक्ति जो है, ध्यान से देखिए, शक्ति जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है शक्ति जो है धनात्मक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है +2 डायोप्टर है। शक्ति का मान धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आपको मालूम है उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा, यदि शक्ति का मान पॉजिटिव हो तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किस लिए होता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह 5 नंबर सवाल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है संवेग तथा बल में संबंध बताइए। संवेग और बल में हमको संबंध बताना है। 5 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F बराबर फार्मूला होता है mv - mu/t। और हमको क्या बताना है? हमको संवेग और बल में संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए इधर t इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो F गुने t बराबर mv - mu। यही क्या है? संबंध है। यही क्या है? यही बल एवं संवेग में संबंध है। यदि हम 5 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? P का वैल्यू दिया हुआ है +6 डायोप्टर। ठीक है, हमको निकालना क्या है? F निकालना है।
ठीक है, चूंकि P बराबर होता है 100/f, तो P का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 डायोप्टर बराबर 100/f। कहीं 6 गुना होगा तो कितना हो गया 6f बराबर 100। अब 6 गुना में भाग में f बराबर 100/6 कटेगा तो 3 इसका 50। ऑप्शन देखा जाए और छोटा किया है तो 3 एकम 3, 2 इधर है 20 हुआ, 3 छः 18, फिर 3 छः 18, 6 6 आता रहेगा। ठीक है, इसलिए f का जो मान हुआ, f का लेंस की फोकस दूरी का जो मान हुआ 16.666 आ रहा है। तो इसको हम हटाकर एक बढ़ा सकते हैं ना, हाँ तो बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 16.67 cm जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, ध्यान से सुनिए सवाल को। K2Cr2O4, K2Cr2O4, ठीक है, में Cr की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। मतलब Cr क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हमको क्या करना है, बताना है। थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट माने कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो तब क्या होगा, तब 2K+1 प्लस 2Cr, x हम x मानेंगे क्योंकि इसी का तो निकालना है, और प्लस 4O-2 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 इसका मान 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 1 जो 2 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2x हुआ, अब प्लस यहाँ पे 4 × -2 बराबर 0। सब कीजिए इसको, तो 2 और यहाँ पे 2x -8 बराबर 0। माइनस में रहेगा प्लस में, प्लस में रहेगा माइनस में। 2x बराबर 8 - 2, इसलिए x बराबर 6/2 कटेगा तो कि 3, इसलिए x का मान कितना आया 3। इसलिए Cr का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, ऑक्सीकरण संख्या हमारा 3 आया। कितना आया, 3 आया, और यही हमारा राइट ऑप्शन है। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है थ्योरी के अनुसार सवाल है, आप ध्यान से देखिए। सवाल है, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में क्या करता है, गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। तो जब इस तरह गति करेगा तो डैश के कारण परिवर्तन होगा। तो ये जो कण है, कण की गति के कारण परिवर्तन है। कण में जितनी गति आएगी उतना ही परिवर्तन होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी थ्योरी के अनुसार ध्यान से देखिए। सवाल है, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक बात, तरंग मतलब जिस तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, मोर हो, जिस तरंग की आवृत्ति अधिक हो उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह कम होता है। मतलब उल्टा होता है, जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होती है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और जिस तरंग की आवृत्ति कम होती है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो जो ये जो है परासर्वे तरंग जो है इसका आवृत्ति अधिक है चारों में से, तो ये क्या होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा परासर्वे तरंग जो होगा यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि परासर्वे जो तरंग है इसका आवृत्ति अधिक है तो तरंगदैर्घ्य कम होगा। 10 नंबर क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
इन प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखिए। यह जो है समांतर क्रम जो संयोजन है उस पर बनेगा। 10 नंबर सवाल में R1 प्लस R2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का वैल्यू 50 है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, ओके। तो समांतर क्रम है, समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं उसको, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/8 दिया हुआ है, 1/8 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, R1 और R2 का एलसीएम R1 इंटू R2 हो जाएगा, कैंसिल हुआ, R2 प्लस R1 हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बराबर 1/8। तो देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 की जगह पर इसका हम मान पुट कर सकते हैं। R1 प्लस R2 बराबर 50 है, तो जहाँ पर R1 प्लस R2 लिखा हुआ 50 लिख सकते हैं, हाँ जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो 50 लिख दिए, 50 बटा R1 इंटू R2 बराबर 1/8। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप देख सकते हैं 8 × 40 400 बराबर R1 इंटू R2 को हम आगे इस पर सॉल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको इस तरह लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। अब इसको सेट करेंगे तो R1 प्लस R2 के जगह क्या लिख देंगे, यहाँ 50 लिख देंगे, 50 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 के जगह क्या लिख देंगे, 400। तो 50 का स्क्वायर 2500 और माइनस 400 का 1600, इसका माइनस होगा तो कितना होगा, 900, कितना हुआ, 900। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है 900, स्क्वायर इधर हट है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, बराबर √900। 900 का वर्गमूल कितना हुआ, 30, ठीक है। यह जो है फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे तो ध्यान से देखिए, इधर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, R1 प्लस R2 बराबर 50 है, और सेकंड क्या है, R1 माइनस R2 बराबर 30 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये हो गया 2R2 और यहाँ पर हुआ घटेगा तो 20। अब इधर दुगुना भाग में R2 बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 बराबर 10 आंसर। इसलिए R2 का मान कितना आया, 10 ओम। तो हमारा पहला प्रतिरोध मान चल गया, ठीक है। और किसी समीकरण में रख देंगे, जैसे R1 माइनस R2 बराबर 30 है, इसी समीकरण में रखेंगे, R2 यहाँ पर 10, R1 बराबर 10 माइनस बराबर 30, 10 माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो R1 बराबर 30 माइनस प्लस 10 बराबर 40। तो एक 10 ओम आया, एक 40 ओम आया, एक 10 ओम आया और एक 40 ओम आया। ठीक है, एक 10 ओम आया और एक 40 ओम आया। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। अब ध्यान से देखिए, सवाल है किसी इंजन की शक्ति 1 अश्वशक्ति है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा। तो 1 HP हॉर्स पावर, जिसको हम अश्वशक्ति भी कहते हैं, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। आपको याद रखना पड़ेगा, 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो 746 वाट होता है। तो सवाल पूछ रहा है किसी इंजन की शक्ति 1 अश्वशक्ति है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो 1 अश्वशक्ति का मतलब 746 वाट का है, या 746 वाट के जगह पर हम जूल प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। यह भी हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन में 746 वाट होगा तो यह भी सही है, 746 जूल प्रति सेकंड होगा तो यह भी सही है। यदि इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिक के अनुसार है। सवाल है, ध्यान से सुनिए। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की डैश होती है। तो यदि ऑप्शन की बात कहें तो ऑप्शन नंबर ए आप बोर्ड पर देख सकते हैं, दूरी के समानुपाती होती है, नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर बी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी गलत है।
दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, गलत है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह सही है, यह जो है सही है। एफ का जो मान होगा, फ्रीक्वेंसी का जो मान होगा वह 1/d, यही जो होगा यही नियम फॉलो करेगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती डी। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, 11 नंबर सवाल जैसा ही है। सवाल है 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 HP बराबर क्या होता है, 1 HP का मान कितना होता है। तो अभी हम बताएं 746 वाट कहिए या 746 वाट के जगह पे हम जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो जो ऑप्शन में होगा वही देखेंगे। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, इसमें 746 वाट दिया हुआ है, लेकिन 11 नंबर प्रश्न में 746 जूल प्रति सेकंड दिया हुआ था, तो वो भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन की बात करें तो 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा 746 वाट। तो चलो भाई इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, सवाल है 14 नंबर प्रश्न को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सवाल है, तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है, मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा, मतलब किस तरह निशाना लगाएगा कि मछली को शूट कर पाएगा गन से। तो ऑप्शन की बात करें, मछली के कुछ ऊपर, बी मछली के कुछ नीचे, सी मछली के कुछ दाईं ओर और मछली के कुछ बाईं ओर। तो यह जो है आप 10वीं में पढ़ चुके होंगे कि कोई वस्तु जो होती है वो पानी में हम डालते हैं ना तो वो थोड़ा तिरछी प्रतीत होती है, उसको जाना चाहिए इस तरह, लेकिन वो प्रतीत होती है इस तरह, ठीक है। तो यह जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। यदि हमको मछली को शूट करना होगा तो हम मछली के कुछ नीचे गन चलाएंगे, तब जाके मछली मरेगी, नहीं तो नहीं मरेगी। सवाल है, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव्य में जाती है तो 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो 15 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में आई का मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, कोण आई बराबर 60 डिग्री आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कोण आर का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कोण आई और कोण आर जो होता है दोनों मिलकर, कोण आई और कोण आर जो होता है दोनों मिलकर 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ये आई हो गया और ये आर हो गया, ये आ रही है तो आपतित किरण और ये जा रही है तो परावर्तित किरण, ये और ये अभिलंब है। आप 10वीं में पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह जब कोण आई का मान दिया हुआ 60 डिग्री तो कोण आर का मान कितना होगा, 90 में से घटाएंगे, सिंपल सा बात है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। या यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का मान पुट करेंगे, इसका मान √3/2 और इसका 1/2 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पलटी मारेगा, ना यहाँ पर 2 ना होगा, ठीक है। तो ये इससे से कटेगा तो √2 बार में कटेगा, तो √3/2 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। दोनों को हम एक ही में ले लेते हैं, √3/2। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, सवाल है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो आपको मालूम होगा प्रतिरोध को हम आर से सूचित करते हैं और प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है, और प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है जिसको हम रो से सूचित करते हैं उसका क्या होता है, ओम मीटर। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। सवाल है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, ध्यान से सुनिए, 5 ओम, 10 ओम एवं 15 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इस क्वेश्चन को आप
10वीं क्लास में बना चुके होंगे, ध्यान से देखिए। जो दिया है उसको लिखते हैं। R1 का मान, R2 का मान और R3 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? R1 का मान 5 ओम है, R2 का मान 10 ओम है और R3 का मान 15 ओम है। तो समांतर क्रम संयोजन में आप जानते हैं 1/R का मान कितना होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो 1/R बराबर 1/R1 के जगह क्या लिखेंगे? 5 ओम प्लस 1/10 प्लस 1/15। 1/R सबका एलसीएम 15 नहीं होगा, 30 होगा। ठीक है, तो 5 6 30, 6 कम 6 प्लस 10 30, 3 एकम 3 और 15 दूना 30, 2 एकम 2, 6 2 8, 6 3 9, 9 2 11। तो बराबर 1/R बराबर क्या होगा? 11/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? 30/11। यदि ऑप्शन की बात करें तो इस सवाल का ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। 30/11 ओम जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह हम आगे बढ़। सवाल है, किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है बाई ऑप्शन वाला सवाल है, ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तार की लंबाई पर? नो। तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर? नो। तापमान पर? नहीं। आर्द्रता पर? हाँ। तो याद रखिएगा, तार जो प्रतिरोध होता है, तार का वायर का जो प्रतिरोध होता है वह, तार का जो प्रतिरोध होता है वह ना तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन आर्द्रता, नमी पर, नमी जिसको हम आर्द्रता भी कह सकते हैं, आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति मतलब कैसी होगी? तो ये भी भाई ऑप्शन सवाल है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। ऑप्शन नंबर, जब वस्तु फोकस पर हो, नो, वस्तु वक्रता केंद्र पर एवं फोकस के बीच हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु जो होगा वक्रता केंद्र पर होगा तो ही यह संभव है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लगातार आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। सवाल है, लेजर का विस्तारित रूप क्या है? लेजर, तो यह जो है हम जो सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन वाला सवाल होगा वह ऑप्शन फिजिक्स विषय से ताल्लुकात रखना चाहिए ना जी। तो सवाल है, लेजर का विस्तारित रूप क्या है? तो चारों तो लेजर का ही रूप है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, चारों जो है लेजर का ही फुल फॉर्म है। लेकिन इनमें से कौन ऐसा फुल फॉर्म है जो फिजिक्स से रिलेटेड है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर एक में जो लेजर का फुल फॉर्म है वही जो है फिजिक्स से ताल्लुकात रखता है। तो लेजर का फुल फॉर्म होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा और ऑप्शन नंबर ए को हम पिक करेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल है, एक आममीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है और एक वोल्ट मीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है। यह भी बाई ऑप्शन सवाल है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। याद रखिएगा, एक आममीटर जो होता है, आममीटर आपको याद रखना पड़ेगा, जो आममीटर होता है वह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है वह हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। एमीटर जो होता है, एमीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बल्कि वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो 21 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन
डी होगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। सवाल है, एक बांध में जमे पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान है? एक बांध है चारों तरफ से ढका हुआ है, इसमें जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम क्या नाम देंगे? आप ये भी सवाल लॉजिक के अनुसार है भाई, ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। तो सवाल है 22 नंबर, ध्यान से देखिए। कोई भी ऊर्जा नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। वस्तु है तो ऊर्जा भी है। गतिज ऊर्जा, अरे गति करेगी तब ना गतिज ऊर्जा, वो तो स्थिर है। स्थितिज ऊर्जा, हाँ सी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम क्या नाम देंगे? स्थितिज ऊर्जा हम नाम देंगे, क्योंकि ये जो बांध है चारों तरफ से ढका हुआ है और इसमें जो ऊर्जा है वह क्या है? स्थिर है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हमारा सही उत्तर होगा। तेईस नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं बोर्ड पे। सवाल है, दुग्ध मेखला का पता सबसे पहले किसने लगाया? दुग्ध मेखला जो यंत्र है, इस यंत्र का पता गैलीली नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, और दूरबीन टेलीस्कोप का भी खोज इसी वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। पानी के सापेक्ष में हवा का अपवर्तनांक पता कीजिए। पानी के सापेक्ष में हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पानी के सापेक्ष में हवा का अपवर्तनांक पता लगाइए। तो हम जानते हैं वाटर का जो अपवर्तनांक होता है, वाटर का जो म्यू का मान होता है वो होता है 4/3। तो इसलिए एयर क्या हो जाएगा? एयर का अपवर्तनांक हो जाएगा, उल्टा हो जाता है इसका, 3/4 होगा। 3/4 जो होगा राइट ऑप्शन सी नंबर जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। छब्बीस नंबर क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सवाल ध्यान से देखिए। सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है और एक वस्तु को दर्पण से 15 cm दूर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वही बताना है हमको, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि हम इस बात को जानते हैं, 10वीं में हम पढ़ चुके हैं। फोकस पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पर बनता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब किसी वस्तु को हम फोकस दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पर बनता है। इसलिए इस नियम के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 26 नंबर सवाल का जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। एक कूलम आवेश के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको मालूम करना है। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप बहुत बार इसको घसीटे भी होंगे। तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा सही उत्तर होता है। याद रखिएगा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह हम 28 नंबर क्वेश्चन को बोर्ड पर देख सकते हैं। सवाल है, यदि 12 ओम के प्रतिरोध से 18 वोल्ट
की बैटरी जुड़ी हुई है तो कितनी ऊर्जा धारा का प्रवाह होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे आप। आर का मान दिया हुआ है 12 ओम, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है उसको देख सकते हैं। आर का जो मान है 12 ओम है और भी का जो मान है 18 वोल्ट है। और हमको निकालना क्या है, हमको आई का मान निकालना है। तो आप ओम के नियम से आप जानते हैं आई बराबर भी बटा आर होता है ठीक है। तो भी के जगह पे क्या लिखेंगे 18 वोल्ट और आर के जगह पे लिखेंगे 12 ओम। तो दूना 12 36 18 कटेगा तो 1.5 एम्पियर जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सवाल है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो हमको मालूम है दाब का जो खोज किया ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने दाब का खोज किया और इन्होंने अपने नाम पर ही दाब का एसआई मात्रक पास्कल रख दिया। तो इसमें से दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, पास्कल जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में 30 ही फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30वां क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस वीडियो का आप देख सकते हैं। सवाल है 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को n एक समान भागों में काटा जाता है तो फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है तो n का मान हमको निकालना है। आप क्वेश्चन को बोर्ड पर देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, आप घबराइएगा मत, देखिए ध्यान से। 30 नंबर सवाल में जो दिया है उसको हम बारी बारी से लिखेंगे। इस नियम को तो आप जानते ही होंगे, R समानुपाती L। आर का प्रतिरोध का जो मान होता है वो तार के लंबाई का समानुपाती होता है, यह ओम का ही नियम है ठीक है। और प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर बराबर 35/n ओम दिया हुआ है ठीक है। और इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R इस कहाँ तक जाएगा, 1/R n बार तक जाएगा ठीक है। तो यहाँ मान पुट करेंगे 1/1 बराबर 1/36/n, बुक में दिया हुआ है 1/36/n और डैश डैश 1/36/n और ये भी कहाँ तक जाएगा, n बार तक। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/1 बराबर हो जाएगा n/36 प्लस n ऊपर चल जाएगा n/36 n/36, ये भी n बढ़ते जाएगा बराबर n इंटू n/36। तो यहाँ पे 1 अकेला ले सकते हैं, यहाँ पे n/6 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। इसका हम ऐसा कर सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर बराबर n/6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हुआ 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई में n बराबर 6 जो हमारा होगा सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में जो कि 2017 में फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उस सारे सवाल ख़त्म हुए। मतलब 2017 हम इसलिए बनाए कि आप इसको देखिएगा और आप समझिएगा कि किस किस टाइप से सवाल पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। इसके पहले भी हम 2016 का, 15 का, 14 का, 18 का, 19 का जो वीडियो बनाएंगे फिजिक्स से रिलेटेड उसको आप देखिए और अपने आप को मतलब आंकिए कि हम इस तरह के सवाल बना पाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आप बना पाइएगा तो ये आपका इंटरेस्ट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।